मैं इधर जो राज्य सरकार के अंदर काम करने वाले कार्मिक जो लोग हैं उन लोगों को सेवाएं देते हैं और उनके जो निर्धन जो लोग हैं उनको सेवाएं देते हैं। ये आज़ादी के बाद से ही भारत के संविधान में ये प्रावधान हो गया था कि जो मजदूर जो लोग हैं, सरकारी जो लोग हैं, जो मजदूर पंजीकृत लोग हैं, उनको सरकार लाभ देगी। और ये जो लाभ है इसको हम ESI बेनिफिट के नाम से जानते हैं और इसको ESI PM के साथ जोड़ा जाता है। ESI एक वो योगदान है जो कि हर मजदूर जो कि पंजीकृत है उससे दिया जाता है और हर जो संस्थान है वो उसका ये लाभ लेता है। आपने बहुत ही संक्षिप्त में और टू द पॉइंट बात कहने के लिए ये आपने बनाया है, बहुत अच्छा आपने ये बनाया है। ESI कंट्रीब्यूशन रेट्स, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। लोग हैं वो सभी लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं, बड़े मेहनत करने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तो जो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। जैसे यही जो समानता का, सौहार्द का, भाईचारे का जो मार्ग है वो महापुरुषों का मार्ग है। और महापुरुषों को मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भगवान की संज्ञा दे दी गई है, लेकिन फिर कुछ दूसरे किस्म के जो लोग हैं वो इसमें व्यवधान डालते हैं जिसको हम विरोधी मानसिकता, अपराधी कह सकते हैं। तो आज भारत आज़ाद है और आज़ाद भारत के अंदर 1948 ईस्वी के अंदर ESI एक्ट बना। ESI एक्ट 1948 एक्ट है। तो उसके तहत जो क्रमिक लोग, जो श्रमिक लोग, जो मजदूर लोग और जो हमारे काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये लाभ है। तो ये जो लाभ है ये बहुत ही कम लोगों के लिए है, क्योंकि भारत के अंदर सभी लोगों को स्थायी नियोजन नहीं मिलता है, सभी लोगों को परमानेंट नौकरी नहीं मिलती, जिसके लिए बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बातें उठाती रहती है, आवाज़ें उठाती रहती है भाई इन सबको मतलब कि हम नौकरी देंगे कि हम सत्ता में आए, लेकिन सब लोगों को नौकरी वो नहीं दे पाते हैं। वो राजनीतिक कारण है, हम उसके अंदर नहीं जाना चाहते। और दूसरे जो लोग रह जाते हैं वो फिर उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी रहती है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो इसमें आ जाते हैं, आपके प्राइवेट महकमे में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं। और जो ये अभी जैसे कि अभी ये बताया गया कि एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी में ये है कि जो भी व्यक्ति 20,000 रुपये से कम की तनख्वाह पाता है, मतलब कहने का ये है कि 20,000 रुपये जो मैक्सिमम जिसकी सैलरी 20,000 रुपये है तो उनको ESI बेनिफिट मिलेगा। और उनको ESI बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो किसी कंपनी में जाता है, फैक्ट्री में जाता है या किसी भी लोग की दूसरे संस्थान में जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर काम करते हैं, ये धार्मिक स्थान है, तो यहाँ पर भी यदि आप काम करते हैं और आप 10 की संख्या से ज़्यादा है, ESI वहाँ लागू होता है जहाँ पर भी 10 की संख्या से ज़्यादा लोग काम करते हैं। यदि मान लो उदाहरण के तौर पर कोई ब्यूटी पार्लर है, सौंदर्य प्रसाधन का कोई केंद्र है और वहाँ पर 10 से ज़्यादा लड़कियाँ या लड़के काम करते हैं तो वहाँ भी ESI लागू होगा। होटल के अंदर यदि 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ भी ESI लागू होगा। किसी भी मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे के अंदर, बौद्ध विहार के अंदर यदि 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं तो वहाँ पर ESI लागू होगा। तो ये ESI की भी ESI कहाँ लागू होगा? और पुराने कामों में, पुराने जो नियम है उनमें तो ऐसा है कि जहाँ पर इससे भी कम लोग हैं और जहाँ बिजली इस्तेमाल होती है वहाँ पर ESI लागू होगा। लेकिन क्या है कि हमारी जागरूकता नहीं होने के कारण से और जो लोग नियोक्ता हैं, जो एम्प्लॉयर लोग हैं या फिर जो दूसरे प्रतिनिधि लोग हैं, वो इसके बारे में कोई भी मतलब की संवेदनशीलता नहीं देते हैं। हम यदि किसी सरकारी बस में बैठ जाएं और रेल में बैठ जाएं और हम ये कहें कि भाई ESI क्या होता है या ESI डिस्पेंसरी क्या है, तो लोगों की अज्ञानता है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ESI क्या होता है। इनका ESI पेड करता है सरकार के जो रजिस्टर्ड जो लेबर है उनके मतलब कि उनका ESI पेड करता है। तो ये समझ लो कि हम लोगों को बताते नहीं हैं और हम लोग जो हैं अपने आप पे गर्व नहीं करते हैं। हम लोगों को तो गर्व करना चाहिए, क्योंकि भाई हम ईमानदारी से मेहनत करके और फिर मतलब कि आगे बढ़ते हैं और उसके लिए
सरकार जो काम कर रही है कानून में लिखा हुआ। 1948 का जो एक्ट हुआ, भारत जब आजाद हुआ, उसके साथ में कानून बन गया और सरकारों को इसको लागू करना है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकारें जो है इसके प्रति जो है संवेदनशील नहीं है। और भारत के अंदर जो प्रतिनिधि जो लोग हैं, चाहे वो आपका निगम स्तर का है, आपका विधानसभा के स्तर का है, लोकसभा के स्तर का है, या कोई दूसरे जो लोग हैं, वो इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं और काम भी नहीं करते। और इसमें कमी सबसे ज़्यादा हमारी है कि हम लोग जागरूक नहीं हैं। जैसे कि आप लोगों की जिनका ESI कटता है, ESI क्या होता है? ESI एक वो कंट्रीब्यूशन होता है जो कि प्रत्येक श्रमिक का हर महीने उसका एक अंशदान है। ESI फंड होता है। उस ESI फंड के अंदर हर एक जो कर्मचारी है, हर कार्मिक है, हर श्रमिक है, हर व्यक्ति जो उसमें काम करता है, उसका वो पैसे का योगदान है और ये उसका 2.2% होता है। उसकी सैलरी का 2.2% उसका श्रमिक का योगदान होता है। इसी तरह से जो एम्प्लॉयर है तो 3.5% उसका कंट्रीब्यूशन होता है और राज्य सरकारें भी इसके अंदर वो देती हैं, कंट्रीब्यूशन देती है। तो इस तरह से हमारा ESI फंड बन जाता है और उस ESI फंड से हम लोगों को ये सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि श्रमिक को सुविधा मिलती है और फिर उनके जो डिपेंडेंट्स है, जैसे उनका यदि 18 साल से छोटा कोई उसका भाई है तो सुविधाएं मिलेगी, उसकी बहन जिसकी शादी जब तक नहीं होती है तो उसको सुविधा मिलेगी, उसकी माँ को सुविधा मिलेगी, उसका पिताजी को सुविधा मिलेगी और वो सुविधा दवाइयों के रूप में मिलेगी, जिसको हम मेडिकल बेनिफिट बोलते हैं। ESI के अंदर सब तरह के मेडिकल ये बेनिफिट है, तो आपको मतलब कि ये मेडिकल बेनिफिट मिलेगा और ये मेडिकल बेनिफिट आपके जितने भी जो ये हैं आपके डिपेंडेंट्स हैं, आप पर जो आश्रित जो लोगों को सबको मिलेगा। दूसरा क्या है कि यदि अकारणवश कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर उसके बाद में जो आपके डिपेंडेंट्स है, जैसे कि आपकी पत्नी है या फिर आपकी माँ है, उसको जो है पेंशन मिलती है, जो कर्मिक की तरफ से पेंशन मिलती है और कुछ तत्कालिक लाभ मिलते हैं, कुछ दीर्घकालिक लाभ। तत्कालिक लाभ में ये है कि उनका 20,000 के आसपास में उनका जो अंतिम संस्कार करने के लिए सरकार पैसा देती है और जो उसका इलाज होता है, उसका इलाज चाहे निजी क्षेत्र के अंदर होता है, चाहे उसका सरकारी क्षेत्र के अंदर होता है, निजी क्षेत्र के किसी अस्पताल में इलाज होता है तो उसका पैसा जो है सारा पैसा उसको ESI देती है और ESI के अंदर जहाँ उसकी डिस्पेंसरी होती है वहाँ पर उसका वो सारा पैसा मिलता है। और यदि आपका प्राइवेट में इलाज होता है तो वो भी मिल जाता है और सरकारी में इलाज होता है और उसमें कोई पैसा लगता है तो वो भी आपको मिल जाता है। लेकिन अभी क्या है कि सरकारों की ज़्यादा संवेदनशीलता नहीं होने के कारण से क्या है कि यदि आप किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेते हैं तो आपका इलाज, मान लो कि 100 रुपये का इलाज हुआ तो उसके अंदर आपको जो पैसा मिलता है वो कितना मिलता है? वो आपको पैसा जो है केवल आपको वो कम पैसे में मिलता है, बड़ी मुश्किल से। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट अस्पताल के अंदर जो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है लेकिन उसका जो हमको बहुत कम पैसा हमको मिलता है। जैसे 300 रुपये आपका खर्च हुआ तो 30 रुपये मिलता है। ये सरकारी व्यवस्था है कि सरकार ने मतलब कि इसका ऐसा क्यों करके रखा है। जब हम जागरूक होंगे या प्रतिनिधियों से बात करेंगे और इस चीज़ की गहराई में जानेंगे, जिन लोगों ने ये लिया है और उनका हम देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सत्य है कि भाई जब 70 और मतलब कि इतना जब हमको मिल रहा है, इतने गुना ज़्यादा वहाँ पर ऐसा पैसा लिया जा रहा है, हमको पैसा कम मिल रहा है, तो ये सोच करके हमको ये देखना है कि हमको जल्दी से वहाँ नहीं जाना है। कहाँ? निजी क्षेत्र के अस्पतालों में नहीं जाना है, निजी क्षेत्र के उसी अस्पताल में जाना है जिसके अंदर सरकार ने उसको प्राधिकृत किया है, जिसको बोलते हैं एम्पैनलमेंट, कि सरकार कुछ अस्पतालों के नाम एम्पैनलमेंट में लाती है, एम्पैनल करती है, तो फिर उनका जो है उसका कोई पैसा नहीं लगता। यदि अपने मनमर्जी से हम किसी प्राइवेट में चले गए तो हमको बहुत कम पैसा आपको मिलेगा। जैसे कि आपने चश्मा, आपको चश्मे का 100 रुपये मिलता है लेकिन चश्मा तो 1500 रुपये में बनता है, 1500 रुपये तो 1000 रुपये, इससे कम नहीं मिलता, फिर 100 रुपये सरकार देने लगती है। तो ये जो रेट है 100 रुपये, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रेट है। तो ये सब किस लिए है? क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है, अपने प्रतिनिधियों से बात नहीं करते हैं और हम आगे की बात को नहीं उठाते हैं। तो बेचारा पहले से कमज़ोर आदमी है, गरीब आदमी है, वो गरीब ही हो जाता है, नहीं तो बीमार तो होता ही है और वह ज्ञान का वश सोचता है कि मैं आप प्राइवेट में इलाज करा लेता हूँ, मेरा खामी जाएगा, ये इसकी खामी नहीं।
और खूबियाँ भी काफ़ी हैं, जैसे कि आप कभी बीमार हो गए हैं तो आपको सिकनेस बेनिफिट मिलता है। सिकनेस बेनिफिट के अंदर ये होता है कि जैसे कि आप एक हफ्ते तक यहाँ नहीं आए, किसी संस्थान में नहीं गए, अब बीमार हो गए और आपने मतलब कि डॉक्टर से रेस्ट लिखवा लिया, तो फिर आपको उसका पैसा जो है सरकार देती है। ये आपका जो पैसे का हिसाब किताब, आप कब आए थे और आपका ESI में आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपकी कंपनी से कंट्रीब्यूशन आया या नहीं आया, ये आपका लोकल ऑफिस में होता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लोकल ऑफिस हमारा लालू चौक है, तो एक ESI डिस्पेंसरी हो गई जिसके अंदर वहाँ डॉक्टर होता है, वहाँ पर 5 डॉक्टर्स का स्टाफ होता है और हमारी स्टाफ नर्स होती है, जैसे कि